तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम हमारी नई वीडियो लेकर। और हमने कल टॉपिक पढ़ लिया था जो था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका हमने बेसिकली देखा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने कवर कर लिया था। अब मैंने ना कल एक चीज़ कही थी कि आपको ये क्लासेस रेगुलर देखनी है, इनके नोट्स बनाने हैं। हम जैसे जैसे इन टॉपिक्स को आगे कवर करते जाएंगे, चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली डिफ़िकल्ट भी हो जाएं और इजी भी हो जाएं। दोनों सिनेरियो बन सकते हैं उस चीज़ के। कैसे बन सकते हैं? इसमें आएंगे सिचुएशंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेटिव्स। अब एक तो उनको अप्रोच करना, न्यूमेरिकल को कैसे मतलब अप्रोच करना है, क्या उसके अंदर छिपा हुआ है, उस चीज़ को ढूंढना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सारे कंसेप्ट्स को एक मतलब क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स के अंदर हमारे पास वो होने चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, पहली बात, कभी भी ये वीडियोस फ़ोन के अंदर मत देखना। आजकल मुझे जहाँ तक लगता है कि सबके पास एलईडी, लैपटॉप, टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके अंदर अच्छी खासी स्क्रीन मतलब विजिबिलिटी है। सामने रखना और इसको एज अ टीचर फील करके देखना। हाँ, अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम दोबारा से हमारे जो टॉपिक पेंडिंग है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कर लिया था, आज हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मुझे इस प्रॉपर टॉपिक के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। और इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ हमारे कंसेप्ट को, और हम चलते हैं हमारी प्रीवियस क्लास में जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया। इनर्शिया में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट की स्टेट में है या वो मोशन की स्टेट में है, तो वो अपनी प्रॉपर जो स्टेट है उसमें ही रहना चाहेगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बॉक्स रखा है यहाँ पे, मैं उसको पुश करने लग जाऊँ तो वो इजी नहीं होगा, मतलब उसको पुश करूँगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। वो बात अलग है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, बट ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसका एग्जांपल सर, रियल एग्जांपल ये हमारे सामने है। हमने ये गेम ना बचपन में बहुत ज़्यादा बार खेला है। अगर आप सबको याद हो तो हमने ये गेम कैरम बोर्ड बहुत बार खेला है। इसमें हम ना ऐसे गिट्टियों को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रख लेते थे, पूरी लाइन बना देते थे, और फिर जिसकी भी फर्स्ट टाइम जिसकी टर्न आती थी वो जैसे ही ट्रिगर करता था तो क्या होता, जो लास्ट वाली है ये एक सेकेंड, जो ये वाली हमारी लास्ट वाली गिट्टी है, ये एकदम से जो स्ट्राइकर जब इसको स्ट्राइक करता था तो एकदम से ये निकल के जाती थी, और पूरा ऊपर वाला जो हमारा ये जो हमने ऐसे एक लंबी सी एक लाइन बनाई होती है, एज इट इज़ वहीं रुक जाती थी, नीचे से वो निकल जाती थी। इसका मतलब तो सर ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ रहना चाहती हैं? ये रेस्ट में रहना चाहती हैं। हमने जिसको हिट किया वो तो मोशन में आएगी। क्यों आएगी? वो चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मतलब इसी क्लास में। अभी हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो लास्ट वाली थी हमारी, ये स्ट्राइकर के स्ट्राइक करते ही गिट्टी ये आगे चली गई, आगे चली गई, और बाकी बाकी वहीं रह गई। यानी हर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को जो जिसमें मतलब स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी, हाँ स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट भी बोल सकते हैं। तो एक और अच्छी बात हमें यहाँ से पता लगी कि ज़रूरी नहीं है हम रेस्ट बोले मोशन बोले, ये दोनों स्टेट ऑफ मोशन है। एक स्टेट ऑफ मोशन ऐसी है जिसमें वेलोसिटी जीरो, एक स्टेट ऑफ मोशन ऐसी जिसमें वेलोसिटी एक्स वाई जेड कुछ भी है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा क्या कि कुछ गिट्टियाँ वहीं रह गई और कुछ एक आगे चली गई जिसको डायरेक्टली हिट किया गया। वो तो मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो गया था। मोमेंटम हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बट हमें ये पता लग गया कि जो ये गिट्टियाँ थी वो वहीं रही। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न है कि वो अपनी स्टेट को नहीं छोड़ना चाहते। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये रहा। ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने एक कार्ड रखा, जो ताश खेलते हैं बेसिकली वो कार्ड रखा, उसके ऊपर हमने रखा कॉइन। क्या रखा? कॉइन। अब जैसे ही मैंने कार्ड को हिट किया, हिट करते ही वो कार्ड निकल जाएगा और कॉइन वहीं गिर जाएगा। अच्छा सर, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, पता भी लग जाएगा कि जो कॉइन है वो अपनी पोजीशन, जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या कॉइन की? रेस्ट। ये अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगा, जो कि स्टेट क्या है इसकी? रेस्ट है। बट कार्ड जिसको हमने हिट किया उसका मोमेंटम चेंज हुआ और उसने
एक वेलोसिटी गेन कर ली और वो आगे चला गया। इसका मतलब सर जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगी, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगी, और ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है, कार्ड चलता रहेगा। हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी। सर ये तो रुक जाता है, ये तो वहीं गिर जाएगा क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, अदरवाइज वो कार्ड क्या करेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप सबने ये देखा होगा कि ऐसे तार के ऊपर, ऐसे तार के ऊपर चद्दर को ऐसे सुखा दिया जाता है, ऐसे लगा के या बेसिकली सुखा के हम क्या करते हैं, जैसे अगर इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इसके ऊपर किसी भी शार्प मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से हम इसके ऊपर हिट करते हैं, हिट करते ही क्या होता है, इसके अंदर से धूल निकलती है। वो क्यों निकली है, बिकॉज ये हमारे क्लॉथ है जो, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी किस में है, ये पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो हर एक चीज़ रेस्ट में रहना चाहेगी। अब चद्दर को हमने हिट कर दिया, बेसिकली हमने कपड़े को तो हिट कर दिया, बट डस्ट पार्टिकल्स नहीं, वो नहीं हिट हो पाए। कुछ जो कांटेक्ट में आए डायरेक्ट वो तो हिट हो गए, बट सारे नहीं हो पाए। इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स थे हमारे पास, जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स इससे चिपके हुए थे, जैसे ही कपड़ा आगे गया तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, वो वहीं रह गए और ये आगे चला गया और हमें एकदम से धूल उठी हुई दिखी। यही चीज़ सेम हमारे और किस में होती है, एक तो ये कपड़े वाला हो गया, ट्री के साथ हम जनरली ये देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत जामुन मिल रही थी, खा रहे थे सारे बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी, तो कहीं भी क्रॉस कर रहे थे, गली से जा रहे थे, किसी भी पेड़ के ऊपर हमें जामुन लगी दिख रही थी, तो हम क्या करते थे, उसकी पेड़ की जो ब्रांचेज हैं, डालियाँ हैं, उनको पकड़ के ऐसे हिला देते थे, एकदम से हिलाते ही वो सारी जामुन नीचे गिर जाती थी। उसका रीज़न क्या था, जामुन भी रेस्ट पे थी, पेड़ भी रेस्ट पे था। हमने बेसिकली क्या किया, उसकी ब्रांचेस को हिला दिया, ब्रांचेस ने अपनी मोशन को चेंज किया, मतलब अपनी स्टेट को चेंज किया, और जो फ्रूट था फ्रूट वहीं रहा, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता था, वो अपनी पोजीशन या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट बोले तो उसको रेजिस्ट कर रहा था, भाई दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्ट कर रहा था, तो बेसिकली वो क्या हो गई, वो फ्रूट वहीं के वहीं गिर गए। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो ये सारा इनर्शिया का हमारे पास एग्जाम्पल था। ठीक है, इनर्शिया मास के साथ कैसे लिंक्ड है ये और पढ़ लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास 1000 kg, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास 10 kg। अब मुझे ये बताओ, मुझे रेस्ट से किसी चीज़ को मोशन में लेके आना है, एक 10 kg की है, एक 10 kg की है, और एक क्या है 1000 kg की, तो किस में मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, किस में मुझे कम जोर लगेगा? ऑब्वियसली सब देख के बता देंगे सर, ये भी कोई पूछने की बात है, 10 kg इसमें लगेगा कम फोर्स ना, इसमें लगेगा, और ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा, 1000 kg में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इनर्शिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बुलेट एंड ट्रक, इसके साथ रिलेट करके हम पढ़ते हैं हमारा मोमेंटम टॉपिक, बुलेट एंड ट्रक। ये है एक बुलेट, फायर कर दी है ये, और लेट्स कंसिडर इसका मास है 0.01 kg, और यहाँ है एक ट्रक, अरे ये तो बड़ा अजीब ट्रक बन गया भाई। ये ट्रक है हमारे पास, ये भी आगे की साइड मोशन कर रहा है, और ये है 2000 kg एम्प्टी ट्रक है। अब ये मत कहने लग जाना सर कि 2 टन का ही ट्रक होगा, खाली है ये। फिर भी देखो, ये 0.1 kg, इसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैं बोल दूँ इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास ये सीन है। अभी मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ बुलेट और ट्रक से। एक नॉर्मल सी बात बताओ, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी या ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव मीन्स जब भी ये दोनों चीज़
या इंडिविजुअली किसी भी एक स्पॉट को हिट करेंगे तो कौन सा ज़्यादा मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेगा या बोल दें तो नुकसान करेगा। कैलकुलेट करते हैं, उसी से फिर हमारा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं इसका। मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। मोमेंटम होता है जब भी कोई एक मास, हर एक चीज जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट कर रही है उसका कोई ना कोई एक डेडिकेटेड मास है। हम यूं कह ही नहीं सकते कि एनीथिंग विच डज नॉट हैव मास एग्जिस्ट ऑन अर्थ, क्योंकि इसका एग्जांपल मैंने शायद पहले हमारे मोशन चैप्टर में भी लिया था। फीलिंग्स हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, हम उनको ना देख सकते ना उनका कोई मास है। क्या हम बोल सकते हैं कि अरे, वो बात अलग है कि आज के ज़माने में ये चीज़ चल रही है कि बच्चा बोलता है कि बेबी मुझे तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार कैसे है वो, किस में? वो कहे कि कितना प्यार है, वो बोले कि मुझे आपसे 2 किलो प्यार है। फिर वो अगर बाई चांस वो लड़की इंटेलिजेंट हुई और साइंस की स्टूडेंट हुई तो वो पता है क्या कहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसका तो कोई भी हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं कि कोई चीज़ मास या मतलब फिजिकल क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर सकती है। जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, जिनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी होगी, हम उन्हीं को मेज़र कर सकते हैं। लव इज़ नॉट मेजरेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक था, टारगेटिंग जेनजीज। P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लाइक अभी हमने पढ़ा कि कितना किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा और वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, वही हमारा क्या है? मोमेंटम है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है मेरे पास, ये पेन चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये कोई ना कोई एक मास होगा, इसका मैं 10 ग्राम मान लेता हूँ, 10 ग्राम 50 ग्राम मान लेता हूँ। 50 ग्राम इसका मास है, ये चलता हुआ आ रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यानी एक मास और वेलोसिटी का जब मल्टीपल बनेगा तो मैं बता सकता हूँ कि ये इस स्पीड से इतना मास चल रहा है तो ये आगे चल के इतना डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, कैसे बताया सर? आपने पहले तो इसका मास मल्टीप्लाई किया किसके साथ? वेलोसिटी। क्या थी? लेट्स कंसिडर 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, ये एसआई यूनिट्स है, ये क्या है? वो सीजीएस यूनिट है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में? केजी इंटू 10, 1/2 केजी मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया इसका मोमेंटम। यानी कि सर मोमेंटम हमें वो चीज़ बताएगा कि इतना केजी मास इतने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो ये डिस्ट्रक्शन कर देगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमारे इसी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इनमें से हम चेक करते हैं कौन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगा और कौन ज़्यादा नहीं करेगा, कौन कम करेगा। देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मास काफ़ी कम है। इसकी इसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम है। चेक करते हैं। सबसे पहले हम दोनों की वो बना लेते हैं सिनेरियो। P1 P2। P1 फर्स्ट सीन का मोमेंटम। फर्स्ट सीन में क्या था हमारे पास? मास इंटू वेलोसिटी 0.01 kg, 0.01 kg इंटू वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास। सीन 2 में क्या था? 2000 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ देखो, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये पॉइंट हटेगा, नीचे मैंने 100 लिख लिया, 100 से ये कट हो गया, 5 kg मीटर पर सेकेंड। मेरे पास ये P1 की वैल्यू आ गई, ये मेरा मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम आ गया। P2 2000 इंटू 10, ये तो काफ़ी इजी हो गया, कोई नहीं।
केजी मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली अभी हमें दिख गया है, ये तो 5 केजी मीटर पर सेकंड है और वो 20,000 केजी मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब डिस्ट्रक्शन किसका ज़्यादा होगा? ट्रक ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि उसके पास मोमेंटम की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमें ये बोलना हो कि बुलेट की स्पीड कितनी बनाएं कि वो ट्रक से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करे, चेक करते हैं। चलो एक अच्छी सिचुएशन मिल गई हमें। हम मोमेंटम की वैल्यू तो रख लेते हैं 2000 और 20,000 केजी मीटर पर सेकंड। ट्रक की स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ये कह देते हैं कि हम बुलेट ही चेंज कर लेंगे। बुलेट नहीं चेंज कर रहे हैं हम, बुलेट को ऐसी गन में या ऐसा गन पाउडर डालेंगे उसके अंदर कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। ये देखो, मास कभी चेंज होता है? नहीं। तो मोमेंटम वहाँ है, इस साइड हम मास इनटू वेलोसिटी पुट करेंगे। सबसे पहले मास पुट करते हैं, 0.01 केजी मास था मेरा, इनटू में एक्स, हमें नहीं पता क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से इसको फायर करें कि ये ट्रक से भी ज़्यादा नुकसान करे। देखते हैं, 0.01 केजी इनटू में x इज इक्वल टू 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x इस साइड रहेगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, 20,000 केजी मीटर बाय सेकेंड डिवाइड बाय 0.01 केजी। केजी से केजी कट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगी, यानी ये आ गया 2 0, सॉरी केजी तो कट हो चुका है, मीटर पर सेकंड। बेसिकली 2 लाख मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से अगर बुलेट को हम फायर करते हैं तो ये ट्रक के बराबर डिस्ट्रक्शन करेगी, और इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रक से ज़्यादा नुकसान कर देगी। तो जनरली आप लोगों ने एक ये रील्स में या शॉर्ट्स में जनरली ये फैक्ट चलता है कि एक निडल अगर लाइट की स्पीड से अर्थ को स्ट्राइक करती है तो वो पूरी अर्थ को तोड़ सकती है। उसका रीज़न पता है क्या? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड, वो किलोमीटर पर सेकंड है, और वो भी 2 लाख नहीं 3 लाख। तो इसका मतलब वो डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा उस पर जा सकती है। उसका मोमेंटम कितना ज़्यादा होगा, मास उसका भले ही कम हो बट वेलोसिटी उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। सेकेंड, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे, हमें ये चीज़ पता लगी कि जो फर्स्ट था हमारा, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट इज ऑलवेज इन मोशन until unless there is no external force applied on it, no external force applied on it। कोई भी मास, कोई भी m मास कभी भी मूव नहीं करेगा या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा या डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा या स्टेट चेंज नहीं करेगा until unless उस पर फोर्स ना लगे। तो देखते हैं, मैंने बोला कि ये m मास है, क्या है? m मास। ये पहले रेस्ट पे है तो मैं इसकी वेलोसिटी बोल देता हूँ 0। ये चलता गया यहाँ तक आके इसने इस वेलोसिटी बना ली है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी बना ली है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस m मास के ऊपर कुछ ना कुछ पीछे से फोर्स लगी होगी कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अपने आप से तो हिल नहीं रहा है, कोई ना कोई पीछे से फोर्स आई जिसने इसकी क्या करवा दी? मोशन करवा दी। यहाँ से मेरे हाथ को ही देख लो आप लोग, ये मेरा हाथ है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे है, मैं इसको इस आर्म से मूव नहीं करवाऊंगा। ये फोर्स आई, ये रेस्ट पे है, यहाँ से आई, ये फोर्स इस पे लगी और इसने इसको मूव करवा दिया, यानी यहाँ रेस्ट पे था। क्या मास चेंज हुआ? हाथ ऐसा थोड़ी है कि मैंने हाथ से हाथ को धकेला और ये मास डबल हो गया, मेरे हाथ सनी देओल वाली बात है 2.5 किलो का हो गया, नहीं, ये वही है, हाथ का मास वही है। मास किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होगा, भले ही आप प्लेनेट चेंज कर लो। ठीक है, मास यही है, पीछे से फोर्स लगी, फोर्स लगने पे ये मूव करने लग गया, मूव करने लग गया यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज करने लग गया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन देन दैट बॉडी इज वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन अटेनिंग अ वेलोसिटी। यानी कि जब भी एक m मास उसके पास कोई भी फोर्स लगती है और वो एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है, इट मीन्स या मूव कर जाता है, तो इट मीन्स उसने कोई वेलोसिटी अटेन कर ली है, और वेलोसिटी अटेन करने में
0 से वेलोसिटी कुछ भी गई है, यहाँ वेलोसिटी क्या थी, इससे वेलोसिटी अब क्या हो गई है, इट मीन्स वेलोसिटी के अंदर क्या आया है, चेंज आया है। और चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। चेंज इन वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन। यानी सारी चीज़ें एकदम से लिंक हो गई है। एक्सेलरेटेड मोशन हम उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम हाईवे के ऊपर गाड़ी क्रूज करते हुए जा रहे हैं, हमने एक स्पीड के ऊपर क्रूज कर रखी है गाड़ी, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम, जैसे यूं दिख रहा है कि सामने ब्रेकर आने वाला है, और हम क्या कर देते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल कर देते तो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़नी कम हो जाती है, मतलब बंद ही हो जाती है। कम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों स्पीड बढ़नी क्यों बंद हो गई, क्योंकि पीछे से इन द सेंस टायर से या इंजन से फोर्स आनी बंद हो गई है। फोर्स आनी बंद हो गई, इट मीन्स वो बॉडी मोशन में रहेगी। मोशन में रहेगी सर, कैसे मोशन में रहेगी, बिकॉज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दी उल्टी साइड, तो वो गाड़ी रुक जाएगी, वो किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। अगर हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया, यहाँ लूप है, एक्सेलरेट कर दिया, इट मीन्स हमने उसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर दी, फोर्स एक्सर्ट कर दी। फोर्स एक्सर्ट करते ही वो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मोशन में कैसे आएगी, बढ़ाने लग जाएगी अपनी वेलोसिटी को, अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को भी बढ़ाने लग जाएगी। ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। एम मास, यहाँ ले लेते हैं सीन, एम मास है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक गया। इस फॉर्मूले को एक बार के लिए भूल जाओ, सो दैट सबका फोकस रहे कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कैसे। एम मास है, इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते थे, u, इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ पहुँचा, इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, m मास है, और इनिशियली वो किस वेलोसिटी से है, u वेलोसिटी से। सर आप तो कह रहे थे इनिशियली वो रेस्ट पे है, जीरो होगी। अरे इनिशियल वेलोसिटी बोला है भाई, इसको तुम जीरो रख लो, दैट्स योर चॉइस। u को जीरो मानो या ना मानो, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ बिग डील। आप अपनी मर्जी से u और v कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए हमें फॉर्मूला हम अभी के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कोई भी वेरिएबल मान लेंगे सो दैट हम इजीली पुट कर पाएँ हमारे फ्यूचर जो भी हमारे एप्लीकेशंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें। तो m मास है, उसने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज किया, वेलोसिटी को चेंज किया। m मास है, उसने वेलोसिटी को क्या किया, चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पहले वो u वेलोसिटी से चल रहा था, अब वो v वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ तक जाने में उसने t टाइम लिया। क्या लिया, t टाइम लिया। तो फाइनली कहाँ पहुँच गया, इनिशियली क्या वेलोसिटी थी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यही मुझे बताएगा कि मेरे मास के ऊपर इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनली भी 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। इसका मतलब तो यहाँ जिस स्पीड से ये चलता जा रहा था आगे भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगी। यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी किसी ने पीछे से फोर्स लगाई। m मास के ऊपर किसी ने पीछे से फोर्स लगा दी, तो उसने क्या कर लिया, एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया। और फोर्स लगा दी, हमें चेक कैसे करना है, पहले किस वेलोसिटी से था, अब किस वेलोसिटी पे पहुंच गया, उस टाइम पीरियड के बीच में उस मास ने कितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज कर लिया है, वही मुझे क्या बताएगा, क्या होगी मेरी वेलोसिटी, फोर्स होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एफ एम वी माइनस यू अपॉन टी। किसी को याद आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मुझे क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन। यही मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन का। वैसे तो इसको डिराइव करते हैं मोमेंटम के फॉर्मूला से, अभी उसको भी करके दिखाऊंगा। तो एक बार हम बेसिक सा समझ गए हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मास तब तक एक्सेलरेटेड नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब आप कहोगे सर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, इसने अपनी
डायरेक्शन चेंज कर ली, चल सेम स्पीड से रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ही साइड मुड़ गया, कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मास भी वही है सर। तो आप कहोगे सर ये तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा के मोड़ दिया इसको, फोर्स लगा के इसको टर्न किया है, ना कि इसकी वेलोसिटी में चेंज, ना तो इसकी वेलोसिटी में चेंज किया, ना इसके मास में चेंज किया, यानी बेसिकली ना एक्सेलरेट किया ना मास में चेंज किया। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन चेंज कर ही देगा? सर ये तो अपनी स्ट्रेट में चलता जा रहा था, इसको तो स्ट्रेट जाना था, इसने तो टर्न कर लिया। हमने एक कंसेप्ट किया था वेक्टर में, जिस टाइम पे हमने वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस किया था, तो हमने कहा था कि वेक्टर हमेशा एक सीधी डायरेक्शन में ही रहेगा, अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो वो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, वो वेक्टर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। याद आ रहा है किसी को, इस साइड लग रही थी फोर्स 10 न्यूटन और इस साइड लग रही थी फोर्स 5 न्यूटन, तो हमने जैसे ही इस वेक्टर को उस साइड चेंज किया, हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन को उस साइड चेंज किया, तो ये भी चेंज हो गई थी वैल्यू, जो कि क्या हो गई थी, -5 न्यूटन। यानी जब जब डायरेक्शन चेंज होगी वेक्टर की, तब तक वेक्टर में क्या आएगा, चेंज आएगा। और जब ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, इससे अपनी डायरेक्शन को इसने कहाँ कर लिया, इस साइड, इस साइड 2 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। इट मीन्स डायरेक्शन चेंज होने पे ये वेक्टर चेंज हो गया, 2 मीटर पर सेकंड इस साइड था, 2 मीटर पर सेकंड इस साइड हो गया है, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर चेंज हुआ, और वेक्टर चेंज हुआ यानी वेलोसिटी का वेलोसिटी का अगर वेक्टर चेंज हुआ तो क्या होगा, हमारे वेलोसिटी में चेंज आते ही तो हमारी एक्सेलरेशन हो जाती थी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वही तो क्या था, एक्सेलरेशन था। कुछ टाइम लगा होगा ना टर्न करने में, तो वेलोसिटी चेंज हुई और टाइम भी लगा, तो हमारा क्या हो गया, बेसिकली हाँ एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। और कुछ मास था, यानी फोर्स जो लगी थी उसने कुछ ना कुछ अपना काम किया, और उसी की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और उसका इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने समझ लिया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट m मास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, या वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है या वेलोसिटी उसकी घट रही है, इसका मतलब किसी ना किसी ने तो या तो उसको पीछे से फोर्स लगाया है, वो तेज भागने लग गया, या किसी ना किसी ने उसको भागते हुए को आगे से रोका है कि भाई स्लो डाउन हो जा, तो यानी कि वेलोसिटी को रिड्यूस किया। अगर ये बात हो रही है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कोई m मास है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी है। सर अगर किसी की वेलोसिटी में चेंज आई ना, डायरेक्शन सीधी रहे, डायरेक्शन सीधी ही रहे, कोई वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, देखते हैं F = mv-u/t। सर वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में चल रहा था, अब भी चलते चलते वो बहुत देर हो गई, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड से ही वो पहुंच गया, तो क्या अब फोर्स लगी सर? कोई नहीं लगी। दिखा देता हूँ, मास m है, मास को हम वेनिश नहीं कर सकते, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसके अकॉर्डिंग मास को हम ना बना सकते ना ख़त्म कर सकते, तो ये बेसिकली कंजर्वेटिव आइसोलेट मैकेनिज्म में ये मास सेम रहेगा। v फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुँच गया 2 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियल वेलोसिटी ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये वाली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसको। बाय टाइम, टाइम मैं यहाँ बोल दूँ 100 सेकेंड लगे इसको, कुछ भी लगता रहे नीचे, 100 सेकेंड। 2 मीटर - 2 मीटर क्या हो जाएगा, m × 2 - 2 0/100, पूरी टर्म को इसने क्या कर दिया, 0, यानी कोई फोर्स नहीं लगी थी। फोर्स तो अगर लगी होगी या तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन क्यों होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, या डी एक्सेलरेशन होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। डी एक्सेलरेशन मतलब हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे, रिटार्डेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मोमेंटम वाले फॉर्मूले से इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। कोई एक ऑब्जेक्ट है P1, ओ सॉरी नॉट P1, किसी एक ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है P1, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है P2। P1 से P2 मोमेंटम चेंज हो चुका है, P1 से P2 मोमेंटम चेंज हो चुका है। मोमेंटम कब चेंज होगा, मास चेंज हो सकता था, नेवर। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो फिक्स रहती है, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, डेडिकेटेड एक ऑब्जेक्ट, अनटिल अनलेस उसमें कुछ ऐड ना करें, ऐड कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। लाइक मैं हूँ, मेरे ऊपर अगर बाई चांस कोई कॉस्ट्यूम पहना दे, मुझे कुछ भी, मतलब बेसिकली जो अभी मैं हूँ एट प्रेजेंट, वो तो नहीं रहूँगा ना, मैं चेंज हो जाऊँगा थोड़ा बहुत। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कपड़े ही चेंज कर लिए, बट कुछ तो चेंज हुआ।
यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू एम वी। तो यानी सर वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी। तो सर P1 से P2 जाने में वेलोसिटी चेंज हुई है। इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ पहुंच गए? फाइनल वेलोसिटी। देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमें क्या बताएगा? किसी भी मोमेंटम में कोई चेंज आता है तो वो हमें बताएगा कि फोर्स अप्लाई हुई है। क्या हुई है? फोर्स अप्लाइड। ये चीज़ हमें याद रखनी है। किसी भी चीज़ का मोमेंटम चेंज होगा। कोई चीज़, ट्रक है, ट्रक चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, तो हमने क्या कर दिया? एक्सल रेस दबाई हमने और इंजन ने फोर्स लगानी स्टार्ट की। फोर्स लगाई, मोमेंटम में चेंज आया, वेलोसिटी बढ़ी, ट्रक ने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो क्या हो गया? फोर्स अप्लाई हुई। और उसी को क्या बोलेंगे? फोर्स अप्लाइड है। अभी इसको सोल्व करके देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या लिखा था? फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला मास। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक बार के लिए ये मान लेते हैं फोर्स अप्लाइड क्या थी? P2 माइनस P1। जो सेकंड मोमेंटम था यहां से चल के यहां तक पहुंचा था, जो फोर्स लगी थी उसकी वजह से वो वहां पहुंचा। यानी अगर इस पूरे मोमेंटम में से मैं इस मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मोमेंटम में कितना क्या आया है? चेंज आया है। तो वो कैसे देखना? चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या था? फोर्स अप्लाइड था। चेंज इन मोमेंटम ही क्या था? फोर्स अप्लाइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड। आगे लिख देता हूँ चेंज इन मोमेंटम, कंफ्यूज नहीं होगे। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स अप्लाइड, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के चेंज में। मोमेंटम का चेंज P2 माइनस P1। P2 क्या है? एम वी बाय टाइम। ओ सॉरी, नॉट टाइम, ये एक्सेलरेशन नहीं है। एम वी फाइनल वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला, एम मास है, यू वेलोसिटी है इसकी, इससे इस साइड चल रहा है। यहाँ चलते चलते कुछ देर के बाद इसने क्या किया? एम मास है, इसने वी वेलोसिटी को अटेन कर लिया, उससे चल रहा है। यानी सबसे पहले तो एम वी, ये फाइनल वेलोसिटी, और एम मास माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने रख दिया। ठीक है, अभी हमने देखा। अब ये, हाँ एक चीज़ और मैं बतानी भूल ही गया। यहाँ से कोई चीज़ अगर यहाँ पहुँची है, कोई भी एक स्टेट अपनी चेंज कर रहा है, तो क्या उसमें कोई टाइम चेंज हो रहा है? हाँ, टाइम चेंज होगा। इवन हर एक सेकंड टाइम चेंज हो रहा है। लाइक मैं अभी इस पेन को यहाँ से यहाँ घुमा रहा हूँ तो भी क्या पता 1 सेकंड हो गई हो, यहाँ से यहाँ घुमाया 1 सेकंड हो गई। यानी टाइम चेंज हर स्टेट में हो रहा है। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम आएगा तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ गया है, उसने कोई भी एक टी टाइम लिया है, तो एम वी माइनस एम यू, ये चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ जाओ, तो ये क्या लिया इसने? एक टाइम लिया है, एम वी माइनस एम यू। एम वी माइनस एम यू, एम को कॉमन ले लेता हूं मैं, एम इंटू वी माइनस यू बाय में टी। ये तो सेम सिचुएशन नहीं आ गई? एम इंटू वी माइनस यू बाई टी क्या था? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है एम इंटू ए, और यही मेरा क्या था? फोर्स अप्लाइड था। वैसे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, एक मिनट, अभी तो प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। क्या पूरा फॉर्मूला आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। फोर्स अप्लाइड एफ ए ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू के एम ए। के इज
कांस्टेंट। ठीक है, अब के को हम यूज नहीं करते हैं, उसका रीजन क्या है, हम फोर्स की यूनिट ना न्यूटन में मानते हैं। अब 1 न्यूटन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, उसको बोलते हैं हम, जब 1 kg मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लग जाए तो हम उसको 1 न्यूटन बोलते हैं। और उस केस में सारी यूनिट्स 1 हो गई, तो के की वैल्यू भी क्या आ गई है, 1। तो इसीलिए हम के को 1 कंसीडर करते हैं, या जनरली कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इंपल्स रहता है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया है कि ओवर द टाइम जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो वो एक एक्सेलरेशन, हाँ, वेलोसिटी अटेन कर लेता है, वेलोसिटी में चेंज कर लेता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो इम्पल्स पढ़ते हैं। अब आप सबने ना ये चीज़ देखी होगी, जब भी आप क्रिकेट खेलते होगे या कुछ भी गेम खेलते हैं, या जनरली गद्दे के ऊपर भाग के गिरते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, फर्श पे गिर जाते तो आपको चोट लग जाती है। सुनो, क्लास लंबी हो गई, कोई इशू नहीं। देखो, जब भी बॉल आती है, बॉल को ऐसे कैच करके ऐसे नीचे की साइड लेके जाते हैं, या वहीं पे अगर इंस्टेंट कैच कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जो सडन हीट होता है किसी भी चीज़ पे, अगर टाइम डिले कम है, इम्पल्स में फोर्स और टाइम का मल्टीपल सेम रहेगा। इम्पल्स में फोर्स और टाइम का मल्टीपल सेम रहेगा। लाइक अब यूँ मान लो कि फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स से किसी चीज़ को भेज रहे हैं, और टाइम है 1 सेकेंड, तो ये इम्पल्स हो गया 10 न्यूटन सेकेंड, 10 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, बट अगर मैं यूँ बोल दूं कि यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड लग गया, क्या लग गया, टाइम 2 सेकेंड, थोड़ा सा डिले कर दिया, उसको नीचे तक लेके गए, तो इसका जो इम्पल्स तो 10 न्यूटन, यहाँ रख ही लेते हैं, इम्पल्स 10 न्यूटन सेकेंड है मेरे पास, और फोर्स मुझे पता करनी है अब कितनी लगी होगी हाथ के ऊपर, तो मैं टाइम को 2 सेकेंड रख लेता हूँ। 2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 2 5 जा 10, तो फोर्स की वैल्यू अब 5 न्यूटन हो गई। नीचे 2 सेकेंड आया तो सेकेंड से सेकेंड कट, तो फोर्स क्या बच जाएगी हमारी, 5 न्यूटन बच जाएगी। ये हमने जनरली देखा भी है कि जब भी चेंज इन मोमेंटम होगा, या जैसे बॉल आई है उसको हमने एकदम से रोका है, उसका मोमेंटम चेंज किया, वो मास है, उसकी वेलोसिटी को एकदम से हमने जीरो कर दिया, चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या है, इम्पल्स है। हमने एकदम उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो वो इम्पल्स क्रिएट करेगा, और वो इम्पल्स अगर टाइम बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस पीरियड के अंदर जो वेलोसिटी कम होती आ रही है, एक तो वेलोसिटी को हमने इंस्टेंट जीरो कर दिया, एक वेलोसिटी जीरो होती आ रही है, यानी फोर्स हमने डिवाइड कर दी है वहाँ तक, और हमारे पास वो चीज़ रुक गई है आके। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। एक पार्ट और आएगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन करवाएंगे। तो बेसिकली ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसको अच्छे से और प्यार दो, और कंटिन्यू ये सारे चीज़ें नोट डाउन करते रहो, इनके नोट्स बनाते रहो। मैं इतना लिख के देता हूँ, जिसने अगर ढंग से इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है तो वो 11th 12th 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस में कहीं भी मार नहीं खाएगा, और आगे IIT या NEET में उसका सिलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो मेरे भाई बहन बोल सकता हूँ, यंग एज के जो बच्चे हैं, जो भी गांव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी जगह पे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं शहर में जाके या अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इन क्लासेस को कंटिन्यू करें और NCERT बुक से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। टाइम मिलने के बाद मैं एक कंबाइंड क्लास लेके आऊँगा, सारे चैप्टर्स के, उनमें न्यूमेरिकल कवर करेंगे। टिल देन आप सारे नोट्स बनाएं और बुक को रीड करें, आपका सारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करता हूँ। ऐसे ही हमारी सीरीज़ को प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।